हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, या एसएसटी आपका सब्जेक्ट है तो आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, यूजीसी नेट भी दे रहे हो, तो इसमें उसमें भी ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। मेरी चैनल पे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ले रखी है, आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। और हिस्ट्री की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट की है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने भी स्टार्ट की है। अगर आप DSSB के भी एस्पायरेंट है तो मैंने 1857 उस DSSB के भी सिलेबस में है। मैं DSSB के सिलेबस को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। पहले तो मैं यूजीसी नेट के पे मेरा फोकस रहेगा कि यूजीसी नेट के सिलेबस जो मैंने अभी आप पूरा तो नहीं कराया, लगभग थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करा रखी है, कंपैरेटिव भी मैंने बहुत मोर और लेस लगभग कंप्लीट करा रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में 2 टॉपिक बचा हुआ है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो भी मैं आपको विद इन 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास और किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो आपको कंटेंट दे रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है और आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ना हम वेस्ट करते हुए। आज के देखो 55 क्वेश्चन तक अभी मैंने 26 जो मेरा प्रैक्टिस सेशन था उसमें मैंने करा रखा था 455 तक। आज मैं 456 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो इसमें मैच करना है। देखो, निम्नलिखित सिद्धांतकार है और ये है उनके अवधारणाएं। तो सिद्धांतकार क्या क्या नाम दिया हुआ, देखो, डेविड स्टर्न, फिर है टाल्कन पार्सन, आलमंड और मार्क्स। ठीक है। तो राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व, पद्धति के पुनर्निवेश, हिंसा, राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इस पद्धति का, इसका आंसर आपका क्या है हमारा 456। तो इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये होगा आंसर। तो हम सबसे पहले क्या है, थिंकर का नाम जो है उसमें हो जाएगा ये पद्धति का पुनर्निवेश, डेविड ईस्टर्न जो वो व्यवस्था सिद्धांत दिए थे उसमें उनका हो जाएगा। फिर टालकर पार्सन का आपका हो जाएगा ये राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व, ये। और फिर हो जाएगा इनका क्या, आलमंड का हो जाए राजनीतिक समाजीकरण। और हिंसा तो मार्क्स का आपको पता ही है, हिंसा, वर्ग संघर्ष, ये सब इनकी की पॉइंट है। मतलब वर्ग संघर्ष आए, राज्य शोषण का यंत्र है, हिंसा, ये सब इनके की पॉइंट है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको इसमें से एक भी आता तो आप इसको आसानी से कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। क्या, फिर से मैं एक बार लाइन बोलती हूँ, निसंदेह समानता में विनिश्चय रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। ये किन्होंने बोला था, तो लॉस्की, बार्कर, आरेस्टोनी, प्रिया बेरी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, R.H. टावनी। आरेस्टार्मी नहीं, आरेस्टोनी होगा। ठीक है, आरेस्टोनी। ठीक है, समानता के बारे में उन्होंने बोला था, तो आरेस्टोनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। ठीक है। क्या मानते हैं, समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। तो ये बोलते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है
तो ये जो बोले थे ये हमारे अरस्तु जी का ये कथन था। वो असमानता को स्वीकार करते थे कि कुछ व्यक्ति, उनका कहना था कि कुछ व्यक्ति दास बनने के लिए पैदा होते, लेकिन उनका एक ये भी कथन था कि जो व्यक्ति दास में पैदा होते जरूरी नहीं वो दास नहीं मरेगा, अगर उसमें अपने राजा के साथ रह के उसमें और बुद्धि विवेक आ जाए तो उस दास से मुक्ति भी मिल जाएगी, ऐसे भी उनकी मान्यता थी। लेकिन वो असमानता को स्वीकार करते थे। अरस्तु टॉपिक को भी मैंने अच्छे से कंप्लीट करा रखी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को भी मैंने कंप्लीट करा रखी है। आप एक बार जाना प्लेलिस्ट देखना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वो मैंने राजेश मिश्रा की बुक से करा रखी है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखो एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करना ही करना है, बट जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कम सॉल्व हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप फिर से डिटेल में पढ़ो। अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी 50 दिन हमारे पास बचे हुए, 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ, मैंने वीडियो डाली थी कब से स्टार्ट होने वाला हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। 21 से 4 सितंबर तक चलेगा वो एग्ज़ाम, फिर से कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, यानी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो अब डेट हमारी सब्जेक्ट का तो नहीं आया है, बट उसी बीच इसी तरह तो आप मान के चलो 21 अगस्त से आपका पेपर होगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करो। मैं भी उस हिसाब से अपने चैनल पे भी आपको एकदम स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करा दूंगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस ले रखी है, और भी मैं 2 क्लासेस कम से कम एक दिन में डालूंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स, तो मैं आपकी अच्छे से प्रिपरेशन यूजीसी नेट की करा दूंगी। अगला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 460, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। यह कथन किसका था? तो ये कथन आपका था ये लास्की का, ठीक है। अगला है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वितरणात्मक न्याय के प्रतिपादक है अरस्तु, ठीक है। और आधुनिक युग में बोले वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसने दी है? तो रॉल्स ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 462, किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन बना दिया है? तो ये है लॉर्ड एक्टन। अगला है, ये है मैच द फॉलोइंग है, मेवट है, मैरिस क्रेंस्टन है, बर्लिन है, हैयक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ए में मेबट में हो जाएंगे ये द स्टेट एंड सिटीजन, यहाँ हो जाएगा ए। फिर हो जाएगा आपका ये मैरिस क्रेंस्टन का हो जाएगा आपका ये फ्रीडम अ न्यू एनालिसिस। अगर ये बुक आपके लिए नया लगता है तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए बर्लिन की बुक तो आपको पता होगी, हेयक की बुक भी आई थिंक पता होगी। 4 एसेस ऑन लिबर्टी किनकी है? बर्लिन की है। तो सी में तो 4 होता, ये अगर आपको पता होता तो भी आज आंसर आपका सही हो जाता। और किनका? हेयक का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व को का ध्यान पुलिस राज्य अवधारणा से कल्याणकारी राज्य के विचारधारा की ओर आकर्षित किया है? तो किसने आकर्षित किया है? तो लास्की ने। कल्याणकारी राज्य की बात ये बोलते हैं। अगला है, कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं। कल्याणकारी राज्य क्लासिक उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। सी है, कल्याणकारी राज्य एक समष्टिवादी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में नव उदारवादी के सिद्धांत निहित है। ठीक है, तो यही है, कल्याणकारी राज्य में क्या? नव उदारवादी के सिद्धांत निहित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, कल्याणकारी राज्य, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दे रही हूँ। देखो, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्ता प्रकृति का है, यह किसने कहा था? ठीक है,
तो ये कहे थे आपके हॉब्स हाउस, हॉब्स हाउस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हॉब्स हाउस, हॉब्स हाउस कहे हुए थे। ठीक है, क्या कहते, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, ये हॉब्स हाउस का कथन है। अगला है, धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों में आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ को नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण और प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये किसने किए थे, तो ये आपका मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग कब, तो 1914 में। मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, 1914 में। निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम है। अब देखो, जॉन रस्किन, हेनरी यूथोल, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स। तो देखो, इनके रस्किन का भी था, थोरो का भी था, लियो टॉल्स्टॉय का, कार्ल मार्क्स का नहीं था। अगला है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। तो ये कार्ल मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स क्या बोले हैं, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। ठीक है, अगला है, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति। तो कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा हीगल और फ्यूरबाख से प्रभावित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है। तो अदृश्य साम्राज्य हम दबाव समूह को कहते हैं। अगला है, भिन्न नाम वाली खोखली बोतल किस राज्य की दलीय व्यवस्था को इंगित करती है। तो ये करती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑप्शन नंबर ए। तो संयुक्त हाँ ठीक है। अगला है, आपको मैच करना है सूची एक सूची दो को, शासन एवं भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध, और ए। फिर है, बहुल व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के बीच सहसंबंध, अल्पतंत्र का लौह नियम, उदारवाद एवं चरम बहुल दलीय व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें अल्पतंत्र का लौह नियम मिचेल्स पता, यानी सी में 3 होगा, सी में 3 हमें एक से ही मिल रहा है। तो ये मैच वैसे ये 1 2 3 जैसे जैसे नाम है। सबसे पहला क्या है, ये शासन की भौतिक समाज पर्यावरण की सहसंबंध, ये हो जाएगा ए। ठीक है, मतलब ऐसे ही है, मतलब फर्स्ट में ही हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था में सहसंबंध। बहुदलीय व्यवस्था का सहसंबंध कौन बोलो, डुअर्जर बोलते हैं। और मिचेल से हमें पता, सार्टोरी का क्या है, उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था। तो 1 2 3 4 वैसे ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स टू गेट्स व्हाट हाउ के लेखक है। तो बहुत ही कॉमन लॉसवेल है, ऑप्शन सी। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया। तो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत ने संप्रभुता का स्थान ले लिया। तो क्या ले लिया, ये शक्ति और सत्ता ने ले लिया। अगला है, प्रारंभिक वस्तु का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए अलाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है। तो इसके हैं आपके जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है। तो देखो, जनमत संग्रह,
ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, देखो सेकंड को आप गैरी मैंडिंग को वो कर दो, एलिमिनेट कर दो, बाकी ये तीनों है। जन्म संग्रह, उपक्रम, प्रत्यावर्तन, तो 1 3 4 2 एलिमिनेट हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। तो जो लेनिन थे उनका है आपका सबसे, विधि राज्य से पूर्व और उससे उच्चतर है। विधि राज्य से पूर्व है, मतलब विधि जो था वो राज्य से पहले था और उससे उच्चतर है, ऐसा लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया था, ऑप्शन दिया था आधारभूत लोकतंत्र, ये नहीं होगा। राज्य और विधि में विजातीय और ये दोनों सदैव एक दूसरे से स्वतंत्र और असंबंधित है, ये भी नहीं होगा। राज्य और विधि वस्तुतः एक जैसे हैं, नहीं। तो विधि जो है राज्य से पूर्व है और उससे उच्चतर है, ठीक है ये। अच्छा 479 है, इसके बाद हमारा आ जाएगा, नहीं इसका तो नहीं होगा, सॉरी 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 फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद तो हमारा आगे का क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन को आप सॉरी इस रुको, इसका क्वेश्चन मैं देखती हूँ, रुक जाओ। 479 है ना, 479, रुक जाओ, 479 लगता पीडीएफ बनाने में 479 है ना हमारा क्वेश्चन, 479, हाँ। आधारभूत, इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, इसका हो जाएगा लोकतंत्र केंद्रीकरण। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऐसे हो गया था, इसे समझिए। देखो ये मैं एक बार, ये लोकतंत्र ये जो उन्होंने समर्थन किया है, ये लेनिन द्वारा समर्थित है केंद्रीय लोकतंत्रवाद, ये आपको ना पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में। लेनिन का समर्थित लोकतंत्र कैसा, केंद्रीय लोकतंत्रीय केंद्रवाद, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा क्वेश्चन ही 97 से हो जाए, कोई कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम 97 से कर लेंगे। हमारा लगता पीडीएफ जो बना है उसमें ये वाला पेज नहीं हुआ, इधर वाला पेज हो गया। अच्छा ओके ओके ठीक है, कोई नहीं। हम अब 490 वो, अच्छा इसलिए मैंने वो पीडीएफ नहीं बनाया, उसमें ना वो असर्शन रीजन वाला बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं सोच रही एक अलग क्लास में सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है चलो चलो ठीक है। अगला है 497 क्वेश्चन, 497 है, ऑस्टीन का सिद्धांत सार्वभौमिक शासन को, तो ऑस्टीन का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक शासन को पूर्ण न्यायिक सत्ता प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, तो अभी हमने इतने 79 यहाँ किया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका, ये हो गया हमारा 498। तो हॉब्स के अनुसार व्यक्ति सार्वभौम शासन का प्रतिरोध कर सकता है यह यदि शासक उसे, अगर शासक उसे सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहता है। कब विरोध कर सकता है, तो जब उसे सुरक्षा प्रदान करने में शासक असफल रहेगा तो वो विरोध कर सकता है, ऐसे उसे विरोध करने का अधिकार नहीं है हॉब्स के अनुसार। अगला है लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व तो अथवा जिम्मेदारी, तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष, अनवरत और सामूहिक होती है, ऑप्शन नंबर डी। 500 क्वेश्चन, भारत के संसदीय व्यवस्था के कारण में मूल समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके कारण मूल समस्या उत्पन्न होती है अशक्त एवं जीवन क्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत जो है वो है विशुद्ध विधि द्वारा स्थापित पद्धति के सिद्धांत का अनुरूप। तो ये जो है मौलिक ढांचे का से जो सिद्धांत है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है विशुद्ध विधिक और स्थापित पद्धति के सिद्धांत के अनुरूप, ऑप्शन ए। और क्या क्या इसमें ऑप्शन था? विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में मेल रखता है, यह स्वीकार करता है कि विधानमंडल सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के प्रज्ञान का परीक्षण करने का अधिकार नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वपरक और अन्य परक गतिविधि में किसने भेद किया? तो ये जे.एस. मिल ने भेद किया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आंसर। अगला है तृतीय विश्व के देश को परिधीय पेरिफेरी देशों के रूप में देखा जाता है जिसे संसाधन अनवरत अन्य पूंजीवादी महानगरों केंद्रों को स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आपका आश्रित देश सिद्धांत, पराश्रितता का सिद्धांत जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला विधि के शासन के उल्लंघन की स्थिति अधिकतर उत्पन्न होती है। तो विधि के शासन के जो विधि के शासन का उल्लंघन स्थिति अधिकतम कहाँ होती है? कार्यपालिका की अर्ध न्यायिक शक्ति से, ऑप्शन ये डी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक मैक्स वेबर के मतानुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता नहीं है? किसकी? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो उनकी विशेषता नहीं है वो है राजनीतिक प्रतिबद्धता, निरंतरता, विवेकशीलता, एक रूपता है, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं, ऑप्शन डी। अगला है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी है? तो समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों एवं उत्तरदायी कल्याणकारी राज्यों में, तो ऑप्शन डी। अगला है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल साधारण सत्तारूढ़ रहता है, ठीक है, जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है। हाँ ये तो पता है, जब तक उसको विधानमंडल का वो विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो सत्ता में रहता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं नहीं है? किसकी? संसदीय प्रणाली की। तो शक्ति का केंद्रीकरण, न्यायिक पुनर्विलोकन, लिखित संविधान। तो क्या नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन और लिखित संविधान ये इसकी नहीं है। शक्ति का केंद्रीकरण ये है बट ये नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो सेकंड और थर्ड ये आपका लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता, ये दोनों। अगला है रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन सी। अगला है सर्वाधिकारवादी की भिन्न बनाने वाली पहचान है। तो सर्वाधिकारवाद को भिन्न बनाने वाली पहचान क्या है? तो ये है संस्थागत अवरोधों और संतुलन का अभाव। आज हम 5:15 तक कर लेंगे, तो हमारा 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। प्रजातिवाद, फासीवाद, कम्युनल कल्पनालोकीय समाजवाद, आर्थिक संसद, फेबियन वाद। तो इसमें से कौन सा हमारा सही पूछ रहा है ना? तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है ना, तो 1 और 2। अगला है
लोकवत राज्य का चरम उद्देश्य उन सामाजिक प्राथमिक तत्वों को संरक्षित करना है जो संस्कृति को संबल बना कर प्रदान करते हैं और उनके द्वारा उच्च मानवता की गरिमा और सौंदर्य का सृजन होता है। निम्नलिखित सिद्धांतों को किस एक के साथ उपयुक्त कथन का संबंध है? तो जो ऊपर जो कथन दिया गया है वो किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राष्ट्रीय समाजवाद, ऑप्शन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए? एक राज्य में समाजवाद, ये भी आपको बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चंस। ये किए थे आपको टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक उपयोगितावादी ने बहुलवाद पर प्रहार किया? तो बहुलवाद पे किसने ये किया था, मतलब ये किया या उसकी आलोचना की? बहुमतवाद पर प्रहार किया, ये तो जेएस मिल। ठीक है, देखो उन्होंने भी उपयोगितावाद, लेकिन उनसे अलग उनकी उपयोगितावाद थी बेंथम उनके गुरु थे। तो बेंथम के बहुमतवाद पर प्रहार किया था जेएस मिल ने। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में संघन बनाने का कार्य करती है? तो ऐसा बोले थे आपको वॉल्टर लिपमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ठीक है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो गया आज। ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। अभी इस PDF में बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो अच्छा है तो क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।